वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम के साथ आगे बढ़ते हैं। हम हैं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के कार्यक्रम आईना सच का। और आज जिस मुद्दे पे हम बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं, वो पूरे देश को झकझोर करके रख देता है, हिला करके रख देता है, जागरूक करने की कोशिश करता है, लोगों के फंडामेंटल राइट से परिचित कराता है। लोग कितने फंडामेंटल राइट से, अपने मूलभूत अधिकारों से परिचित हैं और कितने परिचित नहीं है। सरकार क्या नैतिक है कि नहीं है, नैतिक होने पर वो देश के सभी नागरिकों का ध्यान रख सकती है जैसा कि हमारा संविधान कहता है, लेकिन नैतिक नहीं है तो वो ध्यान नहीं रख सकती। इसलिए जो जागरूक इस देश के नागरिक हैं, जागरूक नागरिकों से विचार करने के बाद विचारोपरांत ये तय हुआ कि आज का जो मुद्दा रखा गया है, जो उन्माद है, आज का उन्माद है पीड़ा के समुद्र मंथन से निकला भारतीय संविधान। जुमलाधीश इसे ध्वस्त करने की कोशिश न करें। ये भारतीय संविधान इतनी आसानी से नहीं बना, लंबे समय का पीरियड लगा है इसमें, बहुत सारे लोगों का लहू बहा है, रक्त की नदियां, रक्त की बौछारें निकली हुई हैं, बहुत सारे युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, फांसी के फंदे को हंसते हंसते गाते गाते इसलिए सिर्फ चूमा था कि हमारा जो लहू बहा है वो लहू बर्बाद नहीं होगा, ये देश पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र होने के बाद प्रत्येक नागरिकों को अधिकारों से आच्छादित रखा जाएगा। इस उद्देश्य से वो लोग फांसी के फंदे पर हंसी हंसी और गाते गाते फांसी के फंदे को चूम रहे थे। आज स्थिति है, आज संविधान पे बात करते हैं। क्यों हम कह रहे हैं जुमलाधीश इस संविधान को ध्वस्त करने की हिमाकत न करें? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संविधान को देश के लोग सारी चीजें पढ़ते हैं, मोटी मोटी रामायण पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे और सारे किताबों को पढ़ लेंगे, जिनको संस्कृत का ज्ञान है, अथक ज्ञान है और जिनको छांदस भाषा भी आती है तो वो वेद पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे, स्मृतियां पढ़ लेंगे और सारी चीजें पढ़ लेंगे। लेकिन जब संविधान जिसमें उनके मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, संविधान की किताब लोगों के घर में नहीं होती। सबसे बड़ा अगर कोई इस धरती पे पाप है भारत की भूमि पे, तो वो पाप ये है कि जो आपको अधिकार देता है, कानूनी जमला पहनाता है आपके अधिकारों के, आपके सुरक्षा के, आपके व्यक्तित्व की गरिमा को, वही पुस्तक आपके घर में नहीं है तो आप अधिकारों से आच्छादित कैसे हो सकते हैं? कैसे अधिकारों को जान सकते हैं? कैसे अधिकारों के प्रति लड़ सकते हैं? कैसे उन तरीकों को अपना सकते हैं जो अधिकारों को लड़ने की छूट देता है? अगर आपके घर में संविधान हो तब आप ये समझेंगे कि जो प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो प्राविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो गारंटी करता है, प्रतिभूत करता है न्याय की। और जब आप किताब ही वो आपके घर में नहीं है तो कितनी प्रतिभूत आपको न्याय की मिलेगी, ये आप बेहतर समझते हैं। वो गारंटी इस बात की करता है कि किसी भी कीमत पे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, सोशल इनइक्वालिटी के आधार पे किसी को भी भेदभाव किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन ये किसे पता लगेगा? जिसके घर में संविधान है, जो संविधान पढ़ता है।
दूसरी सबसे जो बड़ी और अहम बात भारतीय संविधान ने दे रखी है, वो संविधान ने दे रखा है कि वेलफेयर फॉर ऑल सिटीजन्स is the prime objective of government. Besides, the government also needs give special attention, particularly to the underprivileged section of the society. सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो अधिकारों से प्रवंचित लोग हैं, अधिकारों के मुख्य विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अधिकारों से आच्छादित करने की सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारे संविधान में, इम्पोर्टेंट चीजें जो डिपिक्ट की गई, जो निर्माण किया गया है, जिसको चित्रित किया गया है, जिसका बेहतरीन वर्णन किया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये लॉ ऑफ लैंड है। यहाँ कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, समानता का अधिकार है। किसी को जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, उसके पैदा होने के आधार पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसके साथ विभेद नहीं किया जाता। बाकायदा अनुच्छेद 14, 15, 16 इसी बात की प्रतिभूत देता है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, आजादी नहीं। इस पे बाद में हम आएंगे। आजादी नहीं, स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता कहता है, इस बात की छूट देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति करने की छूट देता है। और अभिव्यक्ति करने की छूट देने के अलावा खास तौर से आर्टिकल 19 में ये कहता है, मीडिया को संबोधित करते हुए टिप्पणी करता है कि मीडिया के लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो भी न्यूज आप प्रसारित कर रहे हैं वो न्यूज सत्य है या सत्य नहीं है, इसे आपको जांच परख करने के बाद ही उस न्यूज को आप प्रसारित कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी की बात बड़ी बेहतरीन तरीके से कही गई है कि फ्रेटर्निटी एक ऐसी फ्रेटर्निटी, बंधुत्व होना चाहिए, भ्रातृत्व भाव होना चाहिए, जिसमें ऑल द सिटीजन्स आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, नो वन इज इंफीरियर और सुपीरियर, all are equal and have some rights and duties। ये पूरा का पूरा देश एक परिवार है। इस परिवार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी के राइट्स हैं, सभी के ड्यूटी है, सभी के राइट्स और ड्यूटी ही आपको निर्धारित करनी है। खास तौर से सॉवरेंटी की बात तो बाद में हम करेंगे। सोशलिस्ट स्ट्रक्चर की बात की गई है कि इस देश को सोशलिस्ट स्ट्रक्चर के आधार पे चलाना चाहिए। और सोशलिस्ट स्ट्रक्चर क्या है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर समाज में कोई विभेद है, कोई अंतर्द्वंद है, तो उस अंतर्द्वंद को खत्म करे। और ये देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान तौर से देखने की सरकार की लायबिलिटीज है, ये उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनकी नैतिकता है, उनका मोराल है। और अगर सरकार उस पे नहीं चलती, बकायदा सेकुलरिज्म के लिए आर्टिकल 25 से 25, 26, 28 इस बात की वकालत करता है। और हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक का स्ट्रक्चर क्या हो गया? डेमोक्रेटिक का स्ट्रक्चर कहता है कि द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग to some basic principles which are collectively called as rule of law। क्या आज ये देश रूल ऑफ लॉ रह चुका बना है? रूल ऑफ लॉ की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और बड़ी एक कोटेशन आपके सामने लाते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बड़ी खूबसूरत बात की, जब शासक धर्म का प्रयोग
देश में शांति बनाए रखने के लिए करे तो वो शासक नैतिक होता है। लेकिन जब वो शासक धर्म का प्रयोग देश में उत्पात फैलाने के लिए, अत्याचार फैलाने के लिए, अपराध बढ़ाने के लिए करे तो वो सरकार अनैतिक होती है। आज इसीलिए पूरे जागरूक नागरिकों की तरफ से ये बात कही गई है कि जुमलाधीश जी, संविधान जो समुद्र मंथन की गहराई से निकला है, बड़े प्रपीड़क दौर देख करके निकले हैं, प्रताड़ना के दिन देखे हैं, चाबुक सहे हैं और हंसते हंसते फांसी को चूमा है। तो ऐसे लोकतंत्र इतनी पीड़ा के बाद, इतनी कठिनाई के बाद, इतनी यातना के बाद, इतने आतताई प्रयोगों के बाद जब आकर वो आया है तो इसको बर्बाद न होने दीजिए, इसको ध्वस्त करने की हिमाकत न करें। इसी पे हम चर्चा करेंगे और अपने जो मेहमान हैं उन मेहमानों से परिचय कराते हुए इस डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर एमपी अहिरवार साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एमपी अहिरवार साहब। एमपी अहिरवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता में। दूसरे हमारे अतिथि एडवोकेट राज बहादुर सिंह यादव जी हैं, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं लखनऊ बेंच के। वो भी हमारे साथ तकनीकी कारणों से अभी नहीं जुड़े हैं, बहुत ही जल्दी जुड़ जाएंगे। तीसरे हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट असगर खान साहब, जो उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी खराबियां आ रही हैं जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो एडवोकेट राज बहादुर सिंह यादव साहब, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता के चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हम आपके पास ही लेके आ रहे हैं सर। कितना खूबसूरत भारत का संविधान है, समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। उससे भी आगे बढ़ करके जो बात करता है वो बात करता है व्यक्ति के डिग्निटी की बात करता है, व्यक्ति के गरिमा की बात करता है। और आज उसी गरिमा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आज सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस सनक को क्या नाम देना चाहेंगे यादव जी? देखिए, बाबा साहब ने जब ये संविधान सौंपा सरकार को, तो उन्होंने कहा ये था कि आप चाहे जितना अच्छा संविधान बना लें, कानून अच्छा बना लें, उसके पालन करने वाले यदि ठीक नहीं हैं उनका मन ठीक नहीं है, तो वो कभी अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। सौभाग्य था इस देश का कि आजादी के तपे तपाए लोग उसमें शासन में थे। उन लोगों ने सम्मान किया संविधान का, संविधान के हिसाब से चले। लेकिन ये दुर्भाग्य कहें, हम अपने देश का कुछ लोग से सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे शासक आ गए जिनका मन संविधान विरोधी है। उनका मन, उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा मनोवाद पर आधारित है। और ये कोई आज की नई बात नहीं है। 1925 में जब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, और इसीलिए हुआ था कि ये अंग्रेजों ने तमाम तरह के जो अधिकार दिए थे, फिर आजादी के बाद बाबा साहब ने संविधान भी लिखा और उसमें पूरा 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके लिखा गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा संविधान है। लेकिन 1925 में जो शपथ खाई थी कि हम 100 साल के अंदर फिर मनोवाद ले आएंगे, फिर ऊंच नीच और गुलामी इस देश में हम पैदा कर देंगे, तो वो आने वाली है। उसके लिए भी बहुत निकट जा रहे हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हें न नैतिकता है, न लोक लाज है, कानून तो मानने का प्रश्न ही नहीं है। वे तमाम कानून और संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई हुई, उन सबको ध्वस्त कर रहे हैं। और कहते, दुर्भाग्य उससे खराब ये है कि कहते जो भी है उसका उल्टा करते। कहते तो अच्छा है, लेकिन कहने पे वो उन्होंने जो अंदर से उनका मैनिफेस्टो है
उसको लागू कर रहे हैं और वे इस पे पूरी तरह से उतारू हैं कि हम इसको 2025 तक मनवा ले आएंगे और संविधान खत्म कर देंगे। जी जी ये चैलेंज है बहुत बड़ा। जी जी ये यही चैलेंज तो स्वीकार करने के लिए देश को जागरूक करना है, और जागरूक भी देश है। कहते हैं कि जब तक कोई विपत्ति नहीं आती, एकता कभी जन्म नहीं लेती है। और जब विपत्ति आती है, चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, सारी चीजें जब जलाशय बन जाती है, तो एक ऊंचा कोई टीला होता है, उस ऊंचे टीले पे शेर भी बैठ जाता है, बकरी भी बैठ जाती है, चूहे भी बैठ जाते हैं, बिल्ली भी बैठ जाते हैं, और सारे लोग बैठ जाते हैं, जो कि सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो डॉक्टर अहिरवार जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि जैसा कि यादव जी बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अगर कभी संविधान कमजोर पड़ने लग जाए, संविधान के प्रतिकूल काम होने लग जाए, और ये लगने लग जाए कि ये संविधान सक्षम नहीं है, तो मान लेना कि संविधान में कोई कमी नहीं है, वहां संवैधानिक स्तर पे, संवैधानिक तौर पे सत्ता में बैठे हुए लोग ही दुष्ट है। तो क्या आज पूरा देश ये मान ले कि दुष्ट लोग ही सत्ता में बैठे हैं क्या, जो संविधान को आए दिन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर अहिरवार जी। अभी तक का तजुर्बा तो यही बताता है पिछले 6 सालों का कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी आस्था संविधान पर बिल्कुल भी नहीं है। और वो शपथ संविधान की लेते जरूर हैं, लेकिन उनके अंतर्मन में खोट है, या जो अंदर है वो मनुवाद है, और जिसकी वजह से वो उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ देखा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं जिससे पता लगता है कि वो संविधान के को एक तरह से उन्होंने मजाक बना दिया है। और संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत थे, जैसा कि हमारे विधि विशेषज्ञ बहादुर साहब कह रहे थे कि जो भी हमारे संविधान की जो मूलभूत अवधारणा है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसी जो बातें हैं, उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी गई हैं। कोई भी ऐसा उदाहरण हमारे सामने नहीं आता जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है कि उन्होंने संविधान सम्मत कोई भी एक बड़ा फैसला लिया हो। लेकिन संविधान के खिलाफ उन्होंने जो भी काम किया है वो अब तक संविधान के खिलाफ ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये असली बात है कि जो हमारा भारत का संविधान, जो दुनिया का सर्वोत्तम संविधान है, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और बल्कि मेरी तो ये भी धारणा है, या मैं यह भी मानता हूं कि आजादी के बाद सही मायने में इस देश में जो भी तरक्की हुई है वो संविधान को थोड़ा बहुत जो इम्प्लीमेंट किया गया है उसकी वजह से हुई है, और कभी भी इस देश के संविधान को पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया। यदि पूरी तरह से पिछले 1950 से इस संविधान को अमल में लाया गया होता तो इस देश की तस्वीर दूसरी होती, और इस देश के नागरिकों की तकदीर भी बदल चुकी होती, और हम दुनिया के अव्वल देशों में अब तक शुमार हो चुके होते। तो ये कथनी और करनी में अंतर हमेशा रहा है, लेकिन अभी पिछले 6-7 सालों में विशेष तौर पर जो सत्ताधारी दल है वो पूरी तरह संविधान के विरुद्ध काम करने में लगा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। जी 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 अहिरवार साहब, अच्छी बात आप कह रहे थे। अब यादव जी आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब शपथ ग्रहण किए जाते हैं तो शपथ ग्रहण में 4 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पहला शब्द होता है कि हम जो कुछ भी करेंगे भय या पक्षपात के बिना करेंगे, अनुराग या द्वेष के बिना करेंगे। न हम भय दिखाएंगे किसी के प्रति, न पक्षपात करेंगे, न अनुराग होगा न द्वेष होगा। और जबकि चरित्र में उनके ये देखने को मिल रहा है कि भय तो उनके लिए नहीं है, ये सच है, और उनके साथ पक्षपात के अलावा ही कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों में ये कहते हैं भय या पक्षपात के बिना, तो वो यही तो नहीं कहते भय या पक्षपात के साथ, अनुराग या द्वेष के साथ ही हम काम करेंगे।
कहीं ये साइलेंट वर्ड तो नहीं रहते उनके? हमारे एक मित्र मुझसे कह रहे थे, प्रोफेसर हैं जामिया में, कह रहे थे गुजरात ने बहुत सारी हस्तियां अपनी तरह की दी हैं। एक हस्ती उन्होंने दी जिन्होंने पूरी दुनिया में सत्य के प्रयोग करके दिखाए, और दूसरी हस्ती आज को जो हमारे सामने हैं वे असत्य के प्रयोग कर रहे हैं और असत्य के प्रयोगों में पारंगत हैं और इतने निर्लज्ज और झूठे हैं कि झूठ को गोबल्स की तरह प्रचार करके सत्य साबित कर देते हैं, करते ही हैं। एक इनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो हमें कुछ लगी कि भाई कुछ अजीब टाइप का लाए हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, और जब ये कुछ कहते हैं तो मैं सोचता हूं कि इसका उल्टा क्या हो सकता है। जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, जो संविधान की शपथ ली उसका उल्टा करेंगे ही तय कर रखा उन्होंने। बात करेंगे बढ़िया और काम करेंगे घटिया। ये थोड़ा सा कहिए या पूरा तरह से कहिए दुर्भाग्य हो गया हमारे देश का कि हमने ऐसे लोगों के झांसे में आ गए हैं, और झूठ बोल के ही आए हैं, कोई सच्ची बात करके नहीं आए हैं। तो जब झूठ बोल के सफलता मिल गई उनको, एक बार नहीं कई बार, पहले प्रदेशों में मिली, फिर देश में मिली, 2 बार तो पार्लियामेंट में ही चुनाव जीत लिए। भाई नोटबंदी हुई तो लगा कि बड़ा तो परेशान है, उसके बाद भी चुनाव में उन्होंने तमाम तरह की बातें करी, आज फिर कर रहे हैं। तो एक असली बात राणे साहब जो है वो दूसरी है, जो आप जैसे लोग काम कर रहे हैं लोगों को जगाने का, अवेयरनेस नहीं है हमें, और जिन लोगों में अवेयरनेस है वे चिंतित नहीं है, वो अपने समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो अब कहां से मानवर कांसीराम जी आएंगे जगाने के लिए, कहां से अब जेपी आएंगे इस छात्रों को आंदोलन को अगुवाई करने के लिए? ये निकलेंगे कोई ना कोई। बस इतना सा है कि निराशावादी होने का मन हमारा नहीं है, क्योंकि हर समस्या के बाद समाधान कुछ होता है, और जागरूक आप जैसे लोग भी अभी हैं बहुत सारे इस देश में, जो लगातार जग रहे हैं और जगा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं। डर नहीं जेल जाने का है, बड़ी बात है। और जेल जाने का डर जितने हमने निकाल दिया मैक्सिमम लोगों में, उस दिन ये भाग जाएंगे। अभी दिक्कत क्या है कि जेल से बहुत डरते हैं, नेता डरते हैं, सब इसमें विपक्ष इस समय मर गया है। विपक्ष को लगता है कि विरोध किया कि जेल गए, और जेल से डर रहे हैं। गांधी ने बहुत बड़ा काम किया अफ्रीका में, जेल का भय निकाला कि हम जेल से नहीं डर रहे हैं, और एक बार जेलें भरना शुरू कर दिया और जेल जाम, लिखाओ मुकदमा जेल जा रहे हैं, लिखाओ मुकदमा जेल जा रहे हैं। जिस दिन राणे साहब ये शुरू हो गया उसी दिन भाग जाएंगे चोर। जी जी, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, और जैसा कि आप कह रहे थे कि वो पेसिमिस्टिक हैं और किसी भी तरह से वो निराशावादी नहीं हैं, आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक नहीं हैं। ये अच्छी बात है। तो हम भी वही कह रहे कि किसी शायर ने इसको मैं एक शेर है उसको पढ़ के आता हूँ। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ तू मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप लगातार लगे हैं, अनवरत चल रहे हैं, रिलेंटलेस वर्क कर रहे हैं, तो आप लक्ष्य से थोड़ा देर में पहुंच सकते हैं, लेकिन लक्ष्य बहुत दूर आपसे नहीं जा सकता। तो एक चीज आपसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या इस देश में झूठ, मिथ्या, फरेब, धोखा, छल, प्रपंच, छद्म, ये सारी चीजें लागू करने के लिए 56 इंच के सीने के साथ साथ 56 इंच के सीने के साथ साथ चींटी जैसे दिमाग की भी जरूरत पड़ती है क्या? पहली चीज तो हमको ये समझने की जरूरत है कि इनकी फिलॉसफी क्या है। और जैसा माननीय यादव साहब कह रहे थे कि सही मायने में हमारे समाज के अंदर, पूरे देश के नागरिकों के अंदर जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, और उसमें भी राजनीतिक जागरूकता की। तो इसलिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ऐसा मनमाना काम कर ले रहे हैं।
अब ये कौन समझाने जाए कि ये जो सच झूठ को जो सच करने की कला है, वो असल में सच को झूठ कभी मतलब झूठ को सच कभी किया ही नहीं जा सकता। इसको हमको कैसे लोगों तक पहुंचा सके, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। आरएसएस की मूल विचारधारा ही है कि वो इस तरह का एक ही बात को, झूठी बात को इतना प्रचारित कर दो कि उसमें लोगों को सच होने का भ्रम हो जाए। तो वही स्थिति आ गई है। वो उनका झूठ सच तो कभी नहीं होगा, लेकिन सच होने का भ्रम होने लगता है। और इस वजह से हमारे जो नागरिक हैं वो बहुत बड़ी संख्या में गुमराहियत का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि और एक जो सबसे बड़ी जो बात ये है कि हमने लोकतंत्र तो लागू कर लिया, नया संविधान भी बना लिया, लेकिन क्या वास्तव में इनकी जो मनमानी है ये ऐसा क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है? मैं मानता हूं कि हमारे देश में कभी भी लोकतंत्र तो संविधान में बन गया, संविधान में लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई इस देश में, लेकिन वास्तव में व्यवहार में हमारे यहाँ प्रतिनिधि शासन का हमेशा अभाव रहा है। कैसे अभाव रहा है? वास्तविक लोकतंत्र, मैं कहना चाह रहा हूं सीधे शब्दों में कि वास्तविक लोकतंत्र कभी बन नहीं पाया। कैसे? कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें हो, और हमारे देश की जो संरचना है, सामाजिक संरचना, वो कई विभिन्न धर्म है और जातियां तो हजारों की संख्या में, लगभग माना जाता है 10,000 जातियों का देश है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी पार्लियामेंट में, हमारे लोकतंत्र में, क्या इन सभी धर्म जाति समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व है? मैं समझता हूं आज तक कभी भी नहीं बन पाया। कैसे? आप देखें, जैसे हम देखें कि हमारे यहाँ देश में पिछड़े समुदाय की आबादी 52 से 55% मानी जाती है, या उससे कुछ ज्यादा ही होगी। क्या हमारी पार्लियामेंट, क्या पिछड़े वर्गों के 52 या 55% सांसद चुनकर के भेजती है? क्या किसी भी इलेक्शन में इतने नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो उस पिछड़े वर्ग से चुनकर के आते हैं? आज तक ऐसा नहीं है। इसी तरह से जो विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनकी जितनी भी आबादी हो, आप 20% 22% के हिसाब से आप यदि गणना करें, तो क्या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व तो 20-22% पार्लियामेंट में है? बिल्कुल भी नहीं है। अब यदि हम अनुसूचित वर्ग के लोगों का देखें, जैसा कि संविधान लागू होने के साथ ही उनके लिए रिजर्व सीटें बना दी गई, लेकिन देखने में आया है कि व्यवहारिक तौर पर जितने भी हमारे अनुसूचित वर्गों के आरक्षित सीटों से चुनकर के जाने वाले लोग हैं, वो कहने को तो प्रतिनिधित्व अनुसूचित वर्गों का करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सत्ताधारी दल के गुलाम होते हैं। वो केवल, जैसा बाबा साहब कहते थे कि वो जमाई लेने के लिए पार्लियामेंट में मुंह खोलते हैं, या तो फिर वो ताली बजाने के लिए वो हाथ उठाते हैं। इसके अलावा वो कोई भी काम नहीं करते। तो कहने का मतलब जी ये है जी कि हमारे यहाँ वास्तविक लोकतंत्र आज भी नहीं बन पाया है, और विभिन्न जाति और धर्म के समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं होने की वजह से इनकी गुंडागर्दी बढ़ी है, और इसी वजह से जैसा चाहे वैसा मनमानी संविधान के साथ मजाक करते हैं, और उनकी असली मंशा जो है वो संविधान को बदलने की है। क्यों जी बदलने जी की है, मैं उस पर भी आपको बहुत संक्षेप में जी कहना चाहता हूं कि इनको अभी भी क्या होता है कि कम से कम सबके बावजूद भी संविधान कहीं ना कहीं इनके मनमानी व्यवस्था पर कहीं ना कहीं रोक लगाता है। इस सबके बावजूद भी तमाम तरह के मतलब इनके जो फैसले हैं उससे साबित होता है कि संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। इस सब के बावजूद भी एक बात कॉमन देखने को मिलती है, जिसकी इसको ये लोग मजबूरी समझते हैं, और वो मजबूरी इनकी ये है कि 5 साल में ही सही कम से कम एक बार चुनाव आता है, तो इनको उन लोगों के पास हाथ जोड़कर जाना पड़ता है, उनके पैर पकड़ने पड़ते हैं कि हमें वोट दो और हम चुन करके आए तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो उन लोगों जी से जी जिनसे जिनसे ये सख्त नफरत करते हैं,
जिनके छाया से भी परहेज करते हैं, उन लोगों के पास कम से कम एक बार में ही सही 5 साल में इनको जाकर के उनके यहाँ मत्था रगड़ना पड़ता है। इसको भी वो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए संविधान जी को डॉक्टर साहब, बदलने की जी मंशा जी लेकर आए। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब फिर लौट करके आपके पास जी आते हैं। मेघराज जी, एडवोकेट असगर खान साहब को एक बार संपर्क करके कनेक्ट करने की कोशिश करिए आप उन्हें। मेरे ख्याल से टेक्निकल प्रॉब्लम शायद सॉर्ट आउट हो गई होगी। तो यादव जी, हम आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, एक कोटेशन लेके आ रहे हैं। ये कोटेशन गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने ये कहा कि जहां डरने वाले लोग पैदा होते हैं वहीं डराने वाले जन्म लेते हैं। अगर लोग डरने वाले लोग पैदा होना बंद हो जाएं तो किसी की माँ के गर्भ में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रसूति में डराने वाला बच्चा पैदा कर सके। तो क्या ये माना जाए कि अगर लोकतंत्र यहाँ खतरे में पड़ा है तो केवल लोकतंत्र में विश्वास जो लोग करते हैं, केवल जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, केवल दोष उन्हीं का नहीं है बल्कि दोष उनका भी है जिनके लिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली बनाई गई थी। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, जब जम्हाई लेने के लिए आप पार्लियामेंट में जाओगे, पार्लियामेंट की कद्र नहीं समझोगे तो पार्लियामेंट के बाहर कौन सी आपको कद्र समझ में आएगी। मतलब ये कि जिनके लिए लोकतंत्र बनाया गया है उनके निकम्मेपन की वजह से दुष्ट लोग पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं क्या? डॉक्टर यादव जी। देखिए, इसमें हमको पूना पैक्ट को याद करना पड़ेगा। फिर जी बाबा साहब इस बात पे अवेयर थे और बाबा साहब ने जिन संघर्षों में और चुनौतियों में जो हम आज देख रहे हैं उसके 100 गुना ज्यादा चैलेंजेस थे उस समय बाबा साहब के सामने। वाह क्या उनका साहस था, उसके बाद भी उन्होंने संघर्ष किया। संघर्षों के वश में आया था, उनको जानते थे बाबा साहब कि यदि शेड्यूल कास्ट के जो हमारे चुन के जाएंगे लोग और उनको यदि दोहरी वोटिंग नहीं होगी, शेड्यूल कास्ट के ही लोग नहीं चुनेंगे तो शेड्यूल कास्ट की वेलफेयर की बात वो नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। और उससे फायदा ये होता कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने वोट करते और उनकी इंडिपेंडेंट पोजीशन होती तो पार्टियां भी दबती उनसे। आज हालत ये है कि जो भी इसके लिए लाइन लगी होती है कि हमें फला पार्टी का टिकट मिल जाए, कुछ पार्टी रुपया भी ले लेती हैं, कुछ पार्टी और तमाम काम करती हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी। तो शेड्यूल कास्ट के जो चुन के जा रहे हैं वे शेड्यूल कास्ट के लिए कहीं से भी कमजोर लोगों के लिए, दबे लोगों के लिए कहीं से लॉयल नहीं है ना उनका मन है। और कुछ लोगों मन होता भी है तो फिर उनको कान मिट दिया जाता है। जैसे एक बड़ी बहुत सासी लड़की है, यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट थी उत्तर प्रदेश से, और जो फूले करके बहुत सी वेरी वेरी नाइस डायनेमिक और डेशिंग एमपी थी वो। तो ऐसे लोग नगण्य हैं। हाँ, भय की बात आप दूसरी कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले भी कहा था कि गांधी साहब ने एक ही काम किया कि वहां दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन शुरू किया तो जेल जाने का भय लोगों के मन से निकाला, और जहां लोग मेजोरिटी में जेल जाना शुरू किए वैसे ही वहां की शासन, वो गोरे लोग थे वो दबे। यदि मैं एक बात और कहूं, उन लोगों में भले ही शासन करने आए थे, लेकिन मैं यूके गया हूं और यहाँ इसमें खासतौर से मैंने लंदन का कल्चर देखा। वो लोग काफी ऑनेस्ट हैं पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ में, और हमारे लोग जो हैं उतने हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेसी बड़ी गड़बड़ है, लेकिन ये लोग हिपोक्रेट हैं उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे अंग्रेज थे। तो आज हम भय निकालने के लिए चौगनी शक्ति लगानी पड़ेगी हमें। और मैं बहुत दावे से कहता हूं कि इस समय अपोजिशन इतना डरा हुआ है, भयभीत है कि नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। किसी कोई पार्टी हो, छुटपुट करते हैं कुछ दिखावे के लिए, कुछ उनसे मिलजुल के। जैसे अभी बड़ी खबर हमें खराब लगी कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है और 32 सीटें जहां कांग्रेस ने जीती थी वो ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं।
अब वो सब खबर भगवान करे गलत हो, लेकिन सवाल ये है कि सच्चे प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं, एक चीज हो गई, जा भी नहीं पाएंगे, इसलिए जा पाएंगे हम अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, शक्ति नहीं है। लेकिन एक मैसेज हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं इन लोगों को जो रिजर्व कोटे से MP MLA होते हैं। आरक्षण नौकरियों में और शिक्षा में खत्म करना बहुत कठिन था, जो उन्होंने बिना, अब तो घोषणा भी धीरे, कोर्ट भी उनके फेवर की बातें करने लगे और धीमे धीमे खत्म कर ही दिया उन्होंने व्यवहारिक रूप में। ये जो रिजर्वेशन इसमें है चुनाव लड़ने वाला असेंबली ऑफ पार्लियामेंट में, ये तो बहुत आसान है, 10-10 साल के लिए होता नहीं, बढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा, ये घर बैठ जाएंगे सब, ठीक औकात पे आ जाएंगे, कोई इनको समझ में आएगी इनको बात। तो इनको अब जो हैं वे निश्चित रूप से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जेल जाने के भय से, तो नया नेतृत्व तो निकलना ही पड़ेगा और निश्चित रूप से नए लोग निकलेंगे, पुराने लोगों के कुछ बस का हमें नहीं लगता है, तभी ये लोग जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो देश प्रेम देश प्रेम की बात करने के बाद देशद्रोह का काम करते हैं, ये भाग पाएंगे देश से। भागेंगे तो भागना ही पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष और ज्यादा करना पड़ेगा। आप जैसे लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे तब अवेयरनेस आएगी और नया कोई मिले तब कुछ बात बने, मेरा ऐसा मानना है। जी जी यादव, असगर खान साहब, अगर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही सर। जी, सबसे पहले तो आपका वॉइस ऑफ मानवता में खैर मकदम है। पहले आपके अनुपस्थिति में भी खैर मकदम कर चुके हैं, लेकिन क्या किया जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और वो यहाँ भी हो रही है। तो अभी चूंकि हम बात कर रहे थे कि संविधान को किस तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो एक बात हम आपसे समझना चाहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे दोनों पैनलिस्टों ने इस बात को उठाया है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है इस देश में। क्या अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस इस देश में नहीं है तो दो अवेयरनेस होते हैं, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है और दूसरा कास्ट अवेयरनेस होता है। तो क्या अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस का अभाव है तो कास्ट अवेयरनेस ही चरम पे है क्या? असगर खान साहब। देखिए, आपका सवाल यकीनन बहुत अच्छा है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी। बिल्कुल आपका सही दुरुस्त सवाल है और मेरे दो बड़े भाई, मेरे सीनियर एडवोकेट साहब और तमाम लोग आपके साथ मौजूद हैं। ये अवेयरनेस का ताल्लुक, मुझे ऐसा लगता है आदमी का अपना अपना सोचना और अपना अपना मानना है कि तालीम से भी एक बड़ा ताल्लुक है। जैसे अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा एक फैसला लिया है इसी चंद रोज पहले कि जो लोग सियासत में रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड भी देखी जाएगी और उसको शाया किया जाएगा। उस पर पाबंदी नहीं होगी कि वो सोशल मीडिया पे आए, उसको सोशल मीडिया पे भी दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी आपने बहुत बड़े क्रिमिनल को अगर टिकट दे दिया अपनी पार्टी से तो उसकी भी वजह पूछी जाएगी कि ऐसा क्यों आपने किया। ये सारी चीजें बहुत पहले हो जाना चाहिए थी और ये बहुत मैं उस जजमेंट का खैर मकदम करता हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरीके से जैसे अभी पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात हो रही है, सियासत का तालीम से भी ताल्लुक है। न सिर्फ इतना, ये हालांकि ये हमारे आपस में भी सोचने की बात है, पार्टी के उन लोगों की भी सोचने की बात है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनकी बिल्कुल कोई सोच नहीं होती, उनकी बुलंद सोच नहीं होती, वो उनके कोई माने नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा भी देखने में आया है कि जो लोग तालीम में हमसे बज़ाहिर सर्टिफिकेट के एतबार से कम होते हैं लेकिन उनकी बहुत बुलंद सोच होती है, बहुत आगे होते हैं। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तमाम बातों के बावजूद भी तालीम का होना भी एक अहम जरूरत है हर कदम के लिए, इसी तरीके से सियासत के लिए भी। जैसे कि अक्सर एक जुमला बोला जाता है कि तालीम के बिना तरक्की नामुमकिन है, तो ये सियासी लोग मुल्क की तरक्की के लिए एक टूल्स का इस्तेमाल
टूल्स की तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें भी तालीम का होना बेहद जरूरी है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में पता नहीं किस तरीके से सियासी लोग अपने आप को इस्तेमाल करते हैं कि एक बार कोई बात कहेंगे, उसके बाद हालांकि ये बड़ी शर्म की बात है कि मैं आपसे कोई बात कहूं और अभी 2 मिनट के बाद कहने लगूं नहीं जी ये तो मैंने जुमला इस्तेमाल किया था। एक बार हम आपके लिए कोई भी एक बात इस्तेमाल करें और 2 मिनट बाद हम कहने लगे कि जुमला इस्तेमाल किया था, तो हमारे अपने ऊपर कोई एतबार नहीं रहा, तो दुनिया का हमारे ऊपर क्या एतबार रहेगा। और इसका मतलब ये कि इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठकर इतना इतना बड़ा एक औहदा हाथ में लेकर उसके बाद हमारी जबान का अगर कोई एतबार नहीं तो फिर समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। ऐसा इस सरकार के साथ पेशतर होता रहा, बार बार हुआ ऐसा कि सब कुछ उन्होंने कहा और उसके बाद कहा कि एक जुमला का, जैसे पैसों को लेकर बात हुई थी कि ब्लैक मनी लाएंगे, हालांकि वो ब्लैक मनी इनका मुद्दा नहीं था। मैं ये भी साथ साथ आपको बता दूं, ब्लैक मनी इनके पार्टी के एक बहुत अजीज और बहुत मेरे भी बहुत अजीज दोस्त भी थे और मेरे बड़े थे, स्वर्गीय जनाब राम जेठमलानी साहब का वो मुद्दा था। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने तो उस वक्त कैश कर लिया था उस ब्लैक मनी के उस मुद्दे को। उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला था जिसमें स्वर्गीय राम जेठमलानी साहब खुद उसमें कंप्लेनेंट थे, तो उसको इन्होंने उसको कैश किया कि जी हम इतना इतना पैसा देंगे। जब पब्लिक ने बाद में पूछा तो होगा वो एक जुमला था। हर रोज जुमले। अभी भी मैंने इससे पहले एक क्लिप देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि जब 51 करोड़ लोगों को 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। पता नहीं कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, सोच समझ नहीं है। उसके बाद फिर अगर जरा सा उस दूसरा सवाल कर लो तो हकलाने लगेंगे, तोतलाने लगेंगे और अपनी बात को मोड़ने लगेंगे, इधर की उधर करने लगेंगे। अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए, जो अभी उसकी क्लिप भी मेरे पास है, किसी ने मुझे दिखाई थी, कि तो उसमें इतना अजीबोगरीब वो है कि अगर हजारों करोड़ रुपए एक आदमी को देना होगा, जो बिल्कुल गलत है। वो फिर आप अगर मान ली उस पर आप दोबारा सवाल करोगे तो फिर या तो कहेंगे जुमला था या भूल हो गई या गलती से, बिना सोचे समझे किसी बात को आवाम के बीच रख देना, झूठ बोलना, उनको झूठे दिलासे देना, फिर उनका गलत इस्तेमाल करना, जैसे अभी मेरे बड़े भाई साहब फरमा रहे थे कि इन लोगों का तो ये एक तरीके का रीत रिवाज, इनका कस्टम बन गया है, खासकर आरएसएस का, कि हमेशा किसी बात को इतनी बार दोहरा दें कि वो झूठी बात भी सच लगने लगे। तो ये इन्होंने इस चीज को प्रैक्टिस में ले आए हैं और इस चीज को बजाहिर तौर पर इसको हर जगह जाहिर करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को असगर खान साहब फिर हम आपके पास आते हैं। आप 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें, फिर हम डॉक्टर अहिरवार साहब के पास जा रहे हैं। बस बात का लब्बो लुआब यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंबेडकर साहब ने हमारे हवाले किया, और उसमें कोई कमी, कोई निशानदेही बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए उसको नेस्तो नाबूद करने में ये लगे हैं। उसको किसी तरीके से भी ये चाहते हैं कि उसको खत्म कर दिया जाए, उसको उसकी तमाम पहलुओं को बर्बाद कर दिया जाए, और एक एक करके एक एक मुद्दे को किसी न किसी तरीके से, इसी तरीके से इन्होंने अपनी सरकार को बिल्कुल प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की। प्रयोगशाला के रूप में ही तैयार किया गया है। प्रयोग ही किए जा रहे हैं, नए नए इन्वेंट किए जा रहे हैं, नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं। डॉक्टर अहिरवार साहब, हम आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक जुमला है, अब जुमलों के दौर में जुमले हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जुमले आपको सबक देते हैं, आपको सीख देते हैं, आपको टीच करते हैं। जुमला ये है कि ये कहा गया है कि जिसकी औलाद लायक नहीं होती उस बाप की कभी कद्र नहीं हुआ करती। तो अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए संविधान को और उनके किए गए संघर्षों की आज कद्र नहीं हो रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि उनकी औलादें आजकल नालायक हो गई हैं? डॉक्टर अहिरवार साहब। मैं ऐसा अभी तो इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक दौर है
क्योंकि इस देश की जो आवाम है, आम जनता है, वो बहुत भोली भाली है। तो उन्होंने तो अपने हित में जिस तरह से बातें इन्होंने चाहे जुमलेबाजी की, झूठ बोला, उस पर विश्वास कर लिया बहुत आसानी से, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया इस देश की जनता के साथ। तो ये कहना थोड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी निष्कर्ष निकालना होगा कि उनकी जो औलादें हैं वो इस तरह की हैं या नकारा साबित हुई हैं, क्योंकि कोई भी हो, एक बार एक लंबा शासन कांग्रेस का देखा इस देश की जनता ने, और जिस तरह से उनको निराशा हाथ लगी, तो उनको एक नई उम्मीद जगाई गई, झूठ बोल करके ही सही, एक उम्मीद की किरण उनको दिखाई दी और एक सपना दिखाया गया, और उस उम्मीद के सहारे उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन इस बात को उनको जरा भी अंदेशा नहीं था कि उनके साथ इस तरह का बहुत बड़ा धोखा किया जाएगा। लेकिन धोखा हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा कि हमारे यादव साहब कह रहे थे कि हमें आशावादी होना चाहिए, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आम जो जनता है वो उनके साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखे से भली भांति परिचित हो चुकी है, और आने वाले समय में वो जो संविधान विरोधी काम करने वाले लोग हैं, उनको इस देश की जनता जरूर सबक सिखाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। और यह भी मानता हूं कि इस देश में जिस तरह से हमारे पुरखों ने जो संविधान बनाया, इस देश की व्यवस्था बनाई, वो इस देश के हित में है, हर तरह से इस देश के हित में है, लोगों के हित में है। तो उसके साथ इस तरह की चाहे जितनी मनमानी भी करें, अंतिम तौर पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि ये दोष वो जो भी कर रहे हैं सत्ताधारी दल, संघ परिवार या भारतीय जनता पार्टी, जो भी आप नाम दे दें, ये उनका दोष नहीं है। मैं कहता हूं, कांशीराम साहब कहते थे, वो जो है वो देश के दुश्मन आप कहते हो, वो अपना काम कर रहे हैं। जिनको आप देश के दुश्मन कह रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में क्या हमारे लोग, इस देश के बहुसंख्यक लोग, जो संविधान के सच्चे वारिस जिनको होना चाहिए था, क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं? मैं समझता हूं नहीं कर रहे हैं, खास करके जो बुद्धिजीवी तबका है। क्योंकि आम आदमी तो बहुत प्रताड़ित है, शोषित है, दमित है, और हजारों साल से के अत्याचारों से अब भी नहीं उबर पाया है। लेकिन जो बुद्धिजीवी तबका है, जो इस बात को महसूस करता है कि संविधान में खतरे हैं और सत्ताधारी दल के लोग संविधान को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी जो धोखा का शिकार हुआ है, जो बहकावे में आया है, जो अपने भोलेपन की वजह से इनको इनके हाथों में बहुमत सौंपा है, उनको जी जी जागरूक जी करने की डॉक्टर साहब, जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी 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 जागरूक करने की जरूरत है। यादव जी, हम जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे आपके विश्वास को, आपके आशावादी होने को ही हम रेखांकित करते हैं। आप आशावादी हैं, रेखांकित हम करते हैं, रहना भी चाहिए। सबसे पहले जब लोकतंत्र की शुरू, पहला चुनाव 1952 में हुआ, तो उस समय जो देश के लोग रहते थे, सामंतवादी व्यवस्था में जो लोग रहते थे, जिनका समाज पे पूरा दबदबा होता था, तो वो कोई भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड का व्यक्ति जब वोट डालने जाए तो वहीं से कहला दिया करते थे, 2 दिन पहले कहला दिया करते थे अपने बोलचाल की भाषा में, सबर करे वोट उनका कहाँ देखे। तो इस तरह की भाषा बोला करते थे। इसके बाद जब वो खत्म हुआ, वो सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई, तो फिर सीधे गुंडे आ गए जाकर के वहां जो बैलेट था, बैलेट को बुलेट से छीनने लगे, वो भी दूसरे के लिए करते थे। बाद में वो राजनीति में डायरेक्टली आ गए। इसके बाद बहुत सारे नामी गिरामी आपने डकैत भी देखे होंगे, जिनके नाम से लोग थर 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 कांपते थे। पहले उनके नाम पे वोटें ले ली जाती थी, बाद में जब उनके नाम पे वोटें नहीं मिलने लगी तो डायरेक्ट वो आ गए। तो अब ये सारे चीजों के जो जिनको आप कहते हैं, जिनको आप पितामह कहते हैं, उद्योगपति, जो उद्योगपति हैं, वो सबके इनके पितामह थे। और अब पितामह डायरेक्ट लड़ाई में आ गया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया है? यादव जी। नहीं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ गया है।
और मैं बहुत हमारे एक और दोस्त मुझे कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, हम तो कभी दिमाग में नहीं आई थी। मोदी साहब के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री साहब के बारे में कुछ आलोचना की बातें हो रही थी, देश के लिए ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मित्र ने ये कहा कि अरे भाई क्या बात क्यों करें वो आपके लिए, वो भारत के प्रधानमंत्री का तो एक है ऊपर से मुखौटा, असली रूप में वो उद्योगपतियों के मैनेजर हैं, तो उनके लिए काम कर रहे हैं वो। और उद्योगपति ने उन्हें बनाया, आपने तो बनाया नहीं है। उन्होंने प्रचार किया झूठा, उन्होंने सब तमाम अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया, और रुपया की थैलियां भी खोल दी गई। तो वो इस समय जो आप कह रहे हैं आर्थिकता का पूरी तरह दबाव है राजनीति पे, आर्थिकता हावी हो गई है। और मैं फिर उसी बात पे जो पहले कह रहा उसको और मजबूत कर रहा हूं आपकी इस बात से। गांव का प्रधान जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति होता है, प्रधानी के बाद स्कॉर्पियो ले जाता है, काले शीशे कर गाड़ी चढ़वा लेता है। वो एमएलए साहब एमएलए होने के बाद फिर क्या क्या होते कैसे होते वो लोग पता है, और मंत्री हो गए तो कहना ही क्या। तो चुनाव इतने ज्यादा खर्चीले और बर्बाद करने वाले देश को हो गए हैं, जब तक इस व्यवस्था पे लात नहीं पड़ेगी। और साइकिलिंग होती है अपने आप। पहले लम्बादारी गई आप कह रहे हैं, फिर गुंडे यूज होते थे वो बंद हुए, वो जो ना बाद में लगता गड़बड़ गला मारा, बाद में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर हम आ जाएंगे। आप जल ग्रहण करें, हम फिर आपके पास आते हैं। आपका गला फंस रहा तो असगर खान साहब, आपके पास आकर के हम समझने की कोशिश करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं, अपने दुनिया के दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अभी तो जैसा आप कह रहे थे, अर्थवाद अपने चरम पे आ गया है, अर्थवाद का बोलबाला है। ये एक पहल जो दिखती है कि इस समय अर्थ का बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने लगा है राजनीति में, वो प्रयोग होने नहीं लगा है, बल्कि वो प्रयोग किया जा रहा है, और जानबूझ करके वो अर्थ का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थ का प्रयोग करने पे लोगों के नैतिक मूल्यों को खरीदना, नैतिक मूल्यों से भटकाना आसान हो जाता है। तो ये मान लिया जाए कि मनी माफिया, मीडिया, वो तीनों इकट्ठे हो गए हैं। अगर इनसे निजात पाना है, इनसे लड़ना है, तो एक ही चीज बचती है आपके पास, मॉरलिटी। जिस दिन मॉरलिटी के साथ आप खड़े हो जाएंगे, मनी माफिया, मीडिया पूरी तरह से धूल धूसरित होगा। असगर खान साहब। सब हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैंने खुद भी असेंबली वगैरह के इलेक्शन लड़े, और ये बात जो आप फरमा रहे हैं मैंने बाकायदा स्टेज पे कही कि मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास नंबर 1 पैसा इतना नहीं है। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा कि अगर मेरे पास होता मैं तब भी खर्च नहीं करता, उसूलों की बुनियाद पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान ली इस इलेक्शन में 1 करोड़ रुपया खर्च कर दूं, इलेक्शन जीतने के फौरन बाद सबसे पहले मेरे सामने सवाल ये होगा कि वो 1 करोड़ रुपया मैं कैसे कमाऊं, कैसे अपना वापस लाऊं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मैंने वो 1 करोड़ रुपया कमा लिया, अपना वापस ले लिया, तो मेरे फौरन दिमाग में सवाल आएगा कि क्या मुझे अगला इलेक्शन भी लड़ना है। उसके लिए जब तक महंगाई होगी 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ खर्च करना होगा। तो अब मैं अगले इलेक्शन की तैयारी करूं तो 2 करोड़ और कमाऊं, दिस वे और दैट वे, बाई हुक और क्रुक। अब जब मैं 1 करोड़ प्लस 2 करोड़ 3 करोड़ जब तक कमा लूंगा, तो अब आप अपनी उस बात पे आ जाइए कि उस वक्त तक मेरा जमीर इस कदर मर चुका होगा कि मुझे अच्छे बुरे में कोई तमीज नहीं रह जाएगी। मेरा सारा एहसास मर चुका होगा उस वक्त। फिर मुझे एक ही चीज नजर आएगी हर मोड़ पर कि पैसा, किस तरीके से पैसा। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी लानत है हमारे साथ, ये एक बहुत बड़ी लानत है। इसको हमें समाज से निकाल के फेंकना होगा, और अगर हम इसको समाज से निकाल दें, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम किया। ऐसे प्रोग्राम करके, और इन बातों को मैं तो कहता हूं कि आपका चैनल दूसरे मीडिया के लिए सबक है कि लोग ऐसे सवाल उठाएं और आवाम तक ऐसी आवाज पहुंचाएं जिससे आवाम अपनी बेहतर से बेहतर सोच बनाए, और इन चीजों को लेकर चले कि हमें पैसे की बुनियाद पर वोट नहीं देना है,
हमें इन चीजों की बुनियाद पर वोट नहीं देना है। उन बिजनेसमैनों को, काला काम करने वाले लोगों को, काला धंधे करने वाले लोगों को, काला पैसा इस्तेमाल करने वाले लोगों को हमें खारिज करना है और अच्छी सोच वाले लोगों को सामने लेकर आना है। अगर ये उसूल बन जाए, जैसे अब ये भी मेरे बड़े भाई साहब फरमा रहे थे कि एक वक्त में यही उसूल थे और यही सब कुछ था, लोग जाया करते थे। भाई मेरे खुद भी चाचा तकरीबन 60 के आसपास एमएलए रहे रामपुर से, तो उस वक्त लोग आया करते थे कि भाई आप इलेक्शन लड़ लोगे थे, नहीं भाई हमारा ये काम नहीं, 10 लोग मना के और उनको फिर टिकट दे दो। आज दौड़ लगी होती है, लो जी पैसा ले लो, टिकट हमें दे दो, आप मांगिए टिकट, उधर से भी जवाब आएगा कि इस पार्टी के टिकट के इतने पैसे हैं, उस पार्टी के टिकट के इतने पैसे हैं। पूरी सोसाइटी में एक माहौल बिल्कुल खराब कर दिया है, एक माहौल को बदल के रख दिया है। जब तक इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं होगा, जब तक इन सब चीजों को बदला नहीं जाएगा, जब तक सोसाइटी की सोच नहीं बदलेगी, तब तक इसको संभालना बहुत मुश्किल है और ये बहुत जरूरी कदम है। मैंने कहा और मैं बार बार आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि तमाम मीडिया को, तमाम हिंदुस्तान के तमाम मीडिया को इस चीज को सोचना चाहिए। अब माफ करना, सुनने में चाहे अच्छा ना लगे, लेकिन मीडिया का भी क्या रोल रह गया? झूठी खबरें देते हैं, उसके एंकर अपने आप को कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर हमला हो गया, उस हमले से आधा घंटा पहले लोग उस हमले को कंडेम कर देते हैं, उसी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के। अरनाथ जी के ऊपर हमला हुआ, आधा घंटे पहले उससे उनको बीजेपी पार्टी के लोगों ने उसको कंडेम कर दिया जी हमला अभी हुआ भी नहीं है, उनको पहले ही पता चल गया। ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को कम से कम मीडिया से निकाल देना चाहिए, दूर करना चाहिए। बिल्कुल जो सही और सच्ची बात हो वो सामने रखना चाहिए। आवाम को वो बात आप पहुंचाओ जो उसकी बेहतरी के लिए हो, उसकी हिंदुस्तान अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हो, मुल्क की फलाह और बका के लिए हो, मुल्क में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए हो। हम अक्सर इस चीज पे नहीं सोचते। किसी सूरत से इस बात पे पूरा गौर किया जाता है कि लाओ कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाए, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम आपस में नाराजगी पैदा कर दें, कैसे कशीदगी पैदा कर दें, किस चीज को लेकर चले। यूपी में क्या किया गया कि लाओ इन दो फिरकों के बीच में दिनों में दरार पैदा कर दो, फसाद करा दो, कुछ भी करा दो, सिर्फ हमें वोट कैसे मिलेंगे, हमारी गवर्नमेंट कैसे बनेगी, हम जीत कर कैसे आएंगे, सत्ता हमारे हाथ में कैसे आएगी। इन सब चीजों को दिमाग में लेकर, सोच में लेकर अगर हमारे लीडर लोग चलते रहेंगे तो ये इस मुल्क का सुधार नहीं होने वाला है। हालांकि मैं आपके चैनल और इस मीडिया के साथ साथ कोर्ट को भी बार बार मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ऐसे फैसलों की तरफ अब अपनी निगाह डालने लगे कि क्रिमिनल का क्या हल होना चाहिए, जो इस पैसे का नाजायज इस्तेमाल करते हैं उनका क्या हाल होना चाहिए। इन सब चीजों पे कोर्ट को भी गौर करना पड़ेगा, मीडिया को भी गौर करना पड़ेगा, आप जैसे लोगों को और जैसे आपके साथ हमारे बड़े भाई लोग बैठे हैं इन सबको भी इस बात पे गौर करना पड़ेगा। अपनी सोच असगर खान साहब से फिर आते हैं। बिकना बंद करना होगा, दिखना शुरू करना होगा और झुकना बंद करना होगा, तन करके खड़े होने की आदत डालनी होगी अगर इस लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है। बिकना चाहे वो टिकट के लिए हो, बिकना चाहे संपत्ति के लिए हो, बिकना चाहे नौकरी के लिए हो, या बिकना फिर चाहे राशन कार्ड और आधार कार्ड के लिए ही हो। इस देश में जो नागरिक हैं वो नागरिक मजदूर बनने के लिए नहीं है। ये संविधान ने आपको बताया है और आपने तय कर लिया है कि आप मजदूर बनोगे। संविधान आपको डिजाइन करता है कि आप इस देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, इस देश के मालिक हैं। लेकिन कभी आप एक साड़ी पे बिकते हैं, कभी 100 रुपए पे बिकते हैं, कभी 1500 रुपए पे, 2000 रुपए पे बिकते हैं, और फिर आफत आती है तो 2-2 हजार, 1,500 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तब आपको सरकार को दोषारोपण करने की नौबत आ जाती है। सरकार आपकी सुन नहीं रही है। अरे सरकार तो आप चुनते, आपने सरकार नहीं चुना, आपने अच्छे व्यक्ति को नहीं चुना, जेब वाले लोगों को तलाशा है, जेब वाले लोगों को टटोला है, उनको ढीठ करके निकाला है। यही वजह है कि भारत भूमि में रोज कहीं इस मुस्लिम के नाम पे लोग मारे जाएंगे, कोई शेड्यूल कास्ट के नाम पे लोग मारे जाएंगे। प्रतापगढ़ जैसे लोगों में जो अपने आप को
कुर्म छत्री समझते थे लोग, उनको भी बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, लेकिन ये कोई भी क्रांति नहीं हो पाई। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की अगर गला दबा करके मिनियापोलिस उनको मार देती है और वो कहते हैं कि मैं सांस नहीं ले पाता, तो पूरा का पूरा अमेरिका सड़कों पे आ जाता है। कब आएगी, कब ये अकल आएगी, सड़कों पे उतरने की कब अकल आएगी? मान लो कि मरना है, घुट घुट करके मरने से बेहतर है एक दिन स्वाभिमान की जिंदगी के लिए मर जाना बेहतर है। जितने हमारे शहीद हुए हैं, जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, उन्होंने यही संदेश दिया है कि घुट घुट करके जियोगे तो तुम्हारी कई पीढ़ियां गुलाम बनी रहेगी, और आजादी के लिए लड़ोगे तो केवल एक ही पीढ़ी पर्याप्त होगी गुलामी से मुक्ति कराने के लिए। अब प्रश्न यही उठता है, और हमारे देश में जो देखा जाता है कि अगर आज जो अलोकतांत्रिक लोग लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में विराजमान है, तो वजह सिर्फ ये है कि जो क्षेत्रीय दल है, जिनको आज देश के शीर्ष स्थान पे होना चाहिए था, देश की सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए थी, उन्हें ये विचार जरूर करना चाहिए, पुनर्विचार जरूर करना चाहिए, आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। क्या उन्होंने अपने पार्टी को लोकतंत्रात्मक धरातल पे खड़ा किया या सुप्रीमो के कॉन्सेप्ट पे ले गए? कहीं सुप्रीमो का कॉन्सेप्ट ही समाज और उनके लिए दुर्दशा तो नहीं बन रहा है, दुर्दिन तो नहीं ला रहा है? ये सोचने की जरूरत है और ये विचार करने की जरूरत है। लोहिया जी को भी याद करने की जरूरत है, जब उनकी संसोपा पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उस समय भी उन्होंने नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। आज लोहिया जी भी हमारे नहीं रहे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे और रिप्रेजेंटेशन ही देना चाहते थे, प्रतिनिधित्व की बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा धोखा जो हुआ है वो न्यायिक प्रक्रिया में हुआ है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनना चाहिए, जिसके आधार पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने चाहिए। जब हम लोअर कोर्ट में नीचे स्तर पे देखते हैं तो हम योग्यता नापते हैं, प्रारंभिक स्टेज का एग्जाम लेते हैं, मेन एग्जाम लेते हैं, फिर वो इंटरव्यू में जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में कौन सा पैमाना है? तो आप जो कह रहे हैं, चूंकि यहाँ जुमलों की बात हो रही है, जुमलों का दौर चल चुका है, और जब लोग ये जो कहते हैं वो मानते नहीं है, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं वो बुखार, वो बीमारी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई हो? अगर न पहुंची हो तो बेहतर है, पहुंच गई हो तो खतरे की घंटी है, इससे बचना चाहिए। और इससे बचने का एक ही तरीका है, कॉलेजियम सिस्टम की हर हालत में खत्म होना चाहिए, तभी योग्य लोग न्यायिक प्रक्रिया में आ सकते हैं। और जब योग्य लोग न्यायिक प्रक्रिया में आएंगे तो न्याय का चरित्र बढ़ेगा, और जब प्रबंधकीय लोग न्यायिक प्रक्रिया में आएंगे और माननीय न्यायाधीश बनेंगे, तो जैसे एक व्यक्ति ने मैनेजिंग करके राज्यसभा की सीट हासिल कर ली, बहुत सारे लोग न्याय बेच करके राज्यसभा की सीट हासिल करते रहेंगे या दूसरे इंस्टीट्यूशन संस्थानों का मुख्य पद हासिल करते रहेंगे। इससे बचने की जरूरत है। दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, और खास तौर से हमारे साथ जुड़े हमारे महान अतिथियों का वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को जय भीम, नमो विवाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, खम्मा गड़ी।